नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम। हम हैं आपके छोटे भाई, मित्र, दोस्त रुद्रेश कुमार निगम, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, मार्गदर्शक एवं सलाहकार। साथियों, आज आप लोगों के सामने फिर एक बार इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुए हैं। भारत के तमाम कई मित्र, कई साथी, कई आईडी धारक जो लगातार फ़ोन कर रहे हैं, जो इस समय भारत के अंदर कंपनी को लेकर के माहौल काफ़ी शांत चल रहा है, इस वजह से लोगों के मन में अशांति फैली हुई है, लोग बेचैन हैं। इसलिए लगातार फ़ोन हमें कर रहे हैं और कंपनी के सीएमडी का अपडेट जानने के लिए लगातार प्रयास रहते हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बार बार हमसे सूचना मांग रहे हैं। इसलिए आज ये समझ में आया कि क्यों ना एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो है कंपनी और कंपनी के सीएमडी का अपडेट दिया जाए। लेकिन उसके पहले कंपनी के बारे में या कंपनी के सीएमडी के बारे में कुछ भी कहने से पहले हम थोड़ा सा भारत सरकार ने जो इस बीच एक नया अधिनियम पारित किया है, गाइडलाइन जारी किया, उसके बारे में बताना चाहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फोरम के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के तहत डायरेक्ट सेलिंग एंड मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्ट 2022 में मुख्य बातें। भारत सरकार ने सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने नए नियम अधिसूचित करते हुए उन्हें पिरामिड एवं धन प्रसार योजनाओं को बढ़ावा देने से रोक दिया है। सभी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को 90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन करना होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण डायरेक्ट सेलिंग अधिनियम 2021 के अधिसूचना जारी की है। इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग के अलावा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले भी आएंगे। भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे नियम बनाए हुए हैं जिसमें और भी बहुत सारे अधिनियम हैं। हम उसे क्रम से आपको बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग एक्ट 2022 में कुछ खास बातें हैं, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां प्रोडक्ट या सर्विसेज की बिक्री के उत्पन्न होने वाली शिकायतों के लिए उत्तरदायी होंगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भुगताओं की शिकायतों को 48 घंटों में स्वीकार करना होगा और 1 महीने के भीतर उनका निवारण करना होगा। किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी नए ग्राहक के पास जाने से पहले उनकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना पहचान पत्र का कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी भी ग्राहक के पास नहीं जाएगा। कंपनियों को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। साथ ही पैकेजिंग नियमों का भी पालन करना होगा। प्रत्येक कंपनी अपने सभी डायरेक्ट सेलर्स का रिकॉर्ड बनाए रखेगी, जिसमें उनको पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, ईमेल और संपर्क जानकारी शामिल होगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भारत में पंजीकृत होना होगा और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों बिक्री प्रदर्शन के लिए अपने एजेंटों से उपकरण और सामग्री की लागत के लिए निःशुल्क नहीं ले सकती। डायरेक्ट सेलर्स पिरामिड योजनाओं को बढ़ावा देने और डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की आड़ में मनी सर्कुलेशन स्कीम में भाग नहीं ले सकेंगे। डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक से कोई ऐसा वादा नहीं करेगा जो उनकी कंपनी पूरी नहीं कर पाए। डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से किसी भी तरीके का कोई सामान या सेवा की बिक्री का लिखित कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का नाम और पता बताएगा। डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक की निजी जानकारी को कहीं भी नहीं शेयर करेगा, नहीं बताएगा। डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहकों को बिक्री, भुगतान, रिफंड और उपयोग की शर्तों के बारे में विस्तार से बताएगा। जो भी डायरेक्ट सेलर है यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सही और वास्तविक सामान मिले। यह भारत सरकार की बाकायदे गाइडलाइन है। साथ ही इसमें भारत सरकार ने और भी बहुत सारी बताई हैं। मोटा मोटा जो इसका बेस है वो हम आपको बताना चाहते हैं। भारत सरकार ने एलएमएल की दुनिया में कदम रखने वाले, किसी भी मार्केट नेटवर्क की दुनिया में कदम रखने वाले व्यक्ति के लिए सरकार ने साफ साफ दिशा निर्देश जारी किया हुआ है कि आप पहले तो अपना जो स्टोर खोलेंगे उसकी वैल्यू, उसकी कीमत मिनिमम 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इससे जो है कम की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सरकार ने अधिनियम बताया है कि
आपका खुद का प्रोडक्शन 60% कम से कम कंपनी के खुद का प्रोडक्शन स्टोर में होना अनिवार्य है, तभी वह बिजनेस कर पाएगी। तीसरा, अगर वह कंपनी किसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना चाहती है तो उसका भी भारत सरकार ने बाकायदे अधिनियम जारी किया है कि आप जब किसी व्यक्ति को जोड़ते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो एक पैन कार्ड भी सिर्फ एक आईडी बनाएंगे। हाँ, वह उपभोक्ता के ऊपर निर्भर है, आईडी धारक के ऊपर निर्भर है, वह चाहे तो सहयोग में 2 अन्य और आईडियों का निर्माण कर सकता है। यानी कि टोटल जो है 3 आईडी कोई भी आईडी धारक अपने पास सुरक्षित रख सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेगी, रजिस्ट्रेशन पूर्णतया निःशुल्क रहेगा। कोई भी कंपनी जबरन अपने रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आईडी धारक को किसी भी प्रकार का कोई पैकेज नहीं देगी। अगर कंपनी कोई पैकेज देती है तो वह तत्काल उस पैकेज के बदले उस धनराशि के एवज में वह सामान दे करके अपना हिसाब किताब बराबर करेगी, जैसा कि यह ईस्ट और इंडिया कंपनी करती है। आईक्योर के तहत लोगों का रजिस्ट्रेशन करती है और जो है 9,000 रुपये का शुरुआती दौर में जो पैकेज देती थी, उसके बदले में कंपनी 9,000 रुपये का हेल्थ का प्रोडक्ट दे करके हिसाब किताब बराबर कर लेती थी। सबसे बड़ी बात कि कंपनी किसी भी प्रकार से किसी भी आईडी धारक के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकती है। अगर इसके पहले 2022 के पहले किसी भी कंपनी ने अगर मल्टीपल आईडियों का निर्माण कर रखा है तो भारत सरकार ने उनको 90 दिन की अवधि दे रखा है कि 90 दिन के अंदर मल्टीपल आईडियों का यह जो है सेटलमेंट करके कंपनी उनका पैसा दे करके आईडी धारकों का हिसाब किताब बराबर कर दे। हाँ ठीक है, वह कंपनी के बुद्धि विवेक पर निर्भर है कि वह सेटलमेंट का जो पैसे बनते हैं वह उनके बैलेट में दे और बैलेट से फिर वह सीधे अकाउंट में दे या कंपनी सीधे अकाउंट में दे दे। यह कंपनी के बुद्धि विवेक पर निर्भर है, उसे जैसी सहूलियत हो वैसी कंपनी कर सकती है। तो साथियों देखिए, यह तो रहा भारत सरकार का गाइडलाइन अधिनियम। इसी वजह से इस समय जो माहौल शांत चल रहा है और आप लोगों को कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंपनी का कहीं कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, तो साथियों कंपनी अपना लगातार काम कर रही है। जैसा कि कंपनी के सीएमडी सम्मानित डॉक्टर फैजान खान जी ने आपको 5 जनवरी के लाइव में बताया था कि कंपनी इस समय मल्टीपल आईडियों को सेटलमेंट की प्रक्रिया में लगातार भेजने का कार्य कर रही है। लगातार जो है कि सेटलमेंट करके उनका पैसा कंपनी आईडी धारकों की सहूलियत के लिए सेटलमेंट करके उनके बैलेट में पैसा कंपनी भेज रही है। बैलेट में साथियों क्यों भेज रही है, हम तमाम अपने मित्रों से जो फोन करते हैं उनके बताते रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ हम एक बार बताना उचित समझते हैं कि कंपनी जब आपके सेटलमेंट का पैसा वैलेट में जब देती है तो कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि हमें फॉर एग्जाम्पल कि हमें 100 रुपये चाहिए था लेकिन कंपनी ने हमें 50 रुपये ही दिया है। तो कंपनी ने एक ईमेल आईडी जारी किया हुआ है कि अगर आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप उस ईमेल आईडी पे अपनी समस्या लिख करके हमें भेजें, हम आपकी आईडी को रीचेक करेंगे, अगर आपका वास्तव में पैसा कम है तो हम फिर से आपकी आईडी पे भेजेंगे। तो ऐसा तमाम लोगों का शिकायत हुआ, तो कंपनी ने यह कहा कि जब कंप्यूटर की गड़बड़ी से आपका 50 रुपये की बजाय 100 रुपये जा सकता है और आप शिकायत करते हैं तो हम आपके फिर बैलेट में पैसा भेज करके हिसाब किताब बराबर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कंपनी यह भी कह रही है कि अगर कंप्यूटर की वजह से आपका 50 रुपये कम जा सकता है, उसी कंप्यूटर की गड़बड़ी की वजह से 50 रुपये ज़्यादा भी जा सकता है। इसलिए कंपनी अपनी सहूलियत के लिए, आईडी धारकों की सहूलियत के लिए, आईडी धारकों का 1 रुपये का नुकसान न हो, इसलिए कंपनी ने यह बैलेट का निर्माण कर रखा है कि बैलेट में जब रहेगा तो वह 1 रुपये प्लस माइनस कम बेसी का हिसाब किताब बराबर करके आईडी धारकों का, उपभोक्ताओं का 1-1 रुपये का हिसाब करके बाद में फिर जो अपनी उसकी जो अवधि है, जो 90 दिन की अवधि बनी हुई है, उसके अंदर जो है वह उनका पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। दूसरी तरफ मेरा जो मानना है कि यह एक तरीके से कंपनी का यह सिस्टम सही है। कंपनी जो है कि उनका पैसा बैलेट में दे रही है। क्यों? क्योंकि अगर कंपनी अकाउंट में सीधे पैसा देना शुरू कर देगी तो साथियों एक चीज़ जान लें आप कि कम होगा तब तो आप शिकायत करेंगे और जो है कि आपके अकाउंट में अगर कंपनी पैसा भेजती है और पैसा कम हो जाता है तो फिर वह कंपनी जो है कि उसके एवज में शिकायत पे कम होने पे तो पैसा भेज देगी अकाउंट में। लेकिन सपोज दैट कि मान लीजिए किसी के अकाउंट में ज़्यादा पैसा चला गया तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई आईडी धारक होगा जो यह कहे कि नहीं हम कंपनी का पैसा वापस कर देंगे। और यकीनन
जो पैसा ज़्यादा किसी के अकाउंट में जाएगा वह किसी न किसी आईडी धारक का ही पैसा होगा। इसलिए कंपनी ने यह निर्णय लिया कि हम पहले वॉलेट में पैसा भेजेंगे, वहाँ हिसाब किताब बराबर कर लेंगे। कंपनी ने इसके लिए 2 महीने की मोहलत मांगी हुई है कि हम पूरे फरवरी माह तक 60 दिन के अंदर सभी प्रकार के सेटलमेंट का प्रक्रिया पूरा करके उनका पैसा वॉलेट में भेज देंगे। कंपनी सेकंड यह कह रही है कि हम 3 महीने के डिफरेंस पे, क्योंकि भारत सरकार ने भी 90 दिन का अवधि दे रखा है, तो कंपनी यह कह रही है कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो पैसा आपका वॉलेट में गया हुआ है वह उसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो मेरे समझ से यह बात आप लोगों को साथियों समझ में आ गई होगी कि कंपनी इस समय क्यों शांत चल रही है, या आप लोगों को क्यों यह महसूस हो रहा है कि इस समय भारत के अंदर पूरे शांति का माहौल बना हुआ है। कंपनी लगातार अपना सिस्टम, कंप्यूटर और उसके कर्मचारी जो लगे हुए हैं वह मल्टीपल आईडियों का सेटलमेंट करने में लगे हुए हैं। चूँकि आईडियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, यह बड़ी ताज्जुब की बात है कि कुछ लोग 300 आईडी बनवाए हुए हैं, कुछ लोग 400 आईडी बनवाए हैं, कुछ लोग 250 आईडी है, 150 आईडी है, 400 500 आईडियाँ हैं। तो आईडियों की संख्या इससे कदर ज़्यादा है कि कंपनी को आईडियों का सेटलमेंट करने में काफ़ी वक्त लग रहा है। इसलिए कंपनी ने बाकी अन्य कामों को फिलहाल ब्रेक कर रखा था, ताकि पहले भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो आपका शिकायत है कि नहीं हमारी मल्टीपल आईडियों का पैसा दीजिए, तो भारत सरकार ने यह कहा है कि भाई उनका हिसाब किताब करके उनका पैसा तत्काल वापस करिए। अगर नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में कंपनी का लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। तो साथियों, अगर कंपनी यह ध्यान नहीं देगी, उनका लाइसेंस अगर निरस्त हो जाता है तो इस कंडीशन में कंपनी फिर आपके पैसे शायद न दे पावे या कहीं वो कुछ नहीं कर पाएगी। तो मेरे समझ से यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कंपनी अपना लगातार वर्क कर रही है। चूंकि यह ऑफिशियल वर्क है, कंप्यूटर का वर्क है, इसलिए आपको कहीं कोई फील्ड में दिखाई नहीं दे रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है साथियों। दूसरी चीज आते हैं कि अभी जो बेदा पॉइंट का है, काफी लोग इस पे परेशान हैं। तो उम्मीद है कि 26 जनवरी के बाद कंपनी बेदा पॉइंट के लोगों का जो है सेटलमेंट की प्रक्रिया शुरू कर रही है। बहरहाल कंपनी ने 5 जनवरी को यह कहा था कि 25 दिसंबर से लगातार लोगों पे फोन जा रहा है, लेकिन जिन साथियों पे फोन नहीं गया है अभी तक, वह साथी 26 जनवरी के बाद वह ईमेल आईडी पे अपने बेदा पॉइंट के शिकायत को भेज दे, शिकायत दर्ज करा दे, ताकि उनका भी पैसा सेटलमेंट में चला जाए। रहेगी साथियों, अब जो सबसे बड़ा यह सवाल इस समय बन रहा है स्टोर का। तो बहरहाल कंपनी ने साफ साफ कह रखा है, जैसा कि आपको याद है कि नवंबर माह में कंपनी लगातार ऑडिट करवा रही थी और कंपनी के सीएमडी का यह मानना था कि ऑडिट के बाद तत्काल जो स्टोर जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में 25 लाख 50 लाख का स्टोर हम रीओपन करेंगे। लेकिन संजोग की बात है कि तब तक भारत सरकार ने यह जो नया गाइडलाइन जारी कर दिया, अधिनियम जारी कर दिया, उसमें तमाम जो है कि दिशा निर्देश दिया। उसमें मुख्य दिशा निर्देश दिया था कि अब कंपनी कम से कम 1 करोड़ रुपए का स्टोर ओपन करेगी। ऐसे में कंपनी के लिए टेक्निकल समस्या उत्पन्न हो गई है, बहुत बड़ी समस्या है। कंपनी लगातार स्टोर को ओपन करने के लिए अपने हिसाब से जो है क्रम बना रही है, वह सिस्टम को अपना रही है कि कैसे जल्दी जल्दी स्टोर को ओपन किया जाए। तो साथियों, ये समझने की बात है। कंपनी ने कहा है कि जहां का ऑडिट हो चुका है वहां पे 1 करोड़ रुपए के स्टोर अगर मर्ज हो गए हैं, सबकी सहमति बन गई है, 1 करोड़ के स्टोर जहां खुलने हैं वह स्थान चयन हो गया है, सारे कानून और मानक पूरे कर लिए गए हैं, तो 26 जनवरी के बाद कंपनी स्टोर ओपन करने की प्रक्रिया शुरू करेगी। थोड़ा ध्यान दें साथियों, कंपनी शुरू करेगी तो उम्मीद है कि फरवरी में जो है स्टोर जो है ओपन होने शुरू हो जाएंगे। यानी जहां जहां का 1 करोड़ मर्ज की कार्रवाई संपूर्ण रूप से क्लियर हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है, वह फरवरी से कंपनी स्टोरों को ओपन करना शुरू करेगी। कंपनी साथ में यह कह रही है कि जहां का स्टोर हम फाइनली ओपन करेंगे उसके 3 दिन पहले मकान मालिक, बिजली का बिल और कर्मचारियों का भुगतान हम पहले कर देंगे, उसके बाद हम स्टोर ओपन करेंगे। स्टोर ओपन होने के 30 दिन के बाद हमारे जो इन्वेस्टर हैं, जो स्टोर ऑनर हैं, कंपनी उनका मंथली पैसा देना शुरू करेगी। बकाया पैसा जहां तक बात है साथियों, तो हम ये आपको बता दें कि जब 30 दिन के बाद वाले जब अगला 30 दिन का क्रम चालू होगा, कंपनी आपके बकाया पैसे को 6% एक्स्ट्रा बोनस के साथ 20% करके वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपके सारे पैसे को कंपनी वापस कर देगी।
अब एक सवाल साथियों यह बनता है कि जिन साथियों ने अपनी मेन आईडियों को स्मार्ट आईपीएस में या 990 से टॉपअप करा रखा है, कंपनी उनका आईडी रेगुलर जो है अपडेट करके उसको अपग्रेड कर दी है, वह एक्टिव है, वो आगे चलेगी। उनका पैसा उम्मीद है कि 15 फरवरी के बाद उनका रेंटल बोर्ड जो है कंपनी स्टार्ट कर रही है। साथ ही कंपनी यह कह रही है कि जिनका मल्टीपल आईडियों में सेटलमेंट में बैलेट में पैसा गया हुआ है, कंपनी ने उनका हिसाब बराबर करते हुए, अगर उन्होंने हेल्थ का प्रोडक्ट लिया है तो 2200 रुपये, अगर उसमें रेंटल बोर्ड है तो वह माइनस हो रहा है, मैचिंग माइनस हो रहा है, सब माइनस करके कंपनी बचा हुआ पैसा सेटलमेंट बैलेट में डाल रही है। दूसरी चीज कंपनी यह कह रही है, थोड़ा सा आप समझ ले इस बात को, दूसरी चीज कंपनी यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रही है, अगर आपकी मेन आईडी सहित टोटल 3 आईडियां अगर एक्टिव है और आप मेरे साथ जुड़ करके काम करने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो आपका जो पैसा कट रहा है, जो मैचिंग का पैसा आपका कट रहा है, वह पैसा कंपनी पुनः फिर आपको वापस कर देगी, वो भी 6% एक्स्ट्रा बोनस के साथ। तो साथियों उम्मीद है मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी और कंपनी का जो अपडेट हमने दे दिया। अब हम अपने सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान खान जी के बारे में बता दें। उन्होंने 5 तारीख के लाइव में एक बात साफ साफ कही थी। आजकल काफ़ी अफवाह उड़ रहा है इस विषय पे, तमाम भारत के लोग हमसे फ़ोन करके इस पर क्लियरेंस ले रहे हैं, तो हमें लगा कि वीडियो के मार्फत यह बात भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। हमारे सीएमडी सर इस समय दुबई में हैं। उन्होंने पिछले 5 जनवरी के लाइव में बताया था कि दुबई में जिस व्यक्ति के साथ वह टाई अप करके पार्टनरशिप में जिस कारोबार को बढ़ाने के लिए, भारत के कारोबार को बढ़ाने के लिए उन्होंने टाई अप किया था, भारत में अचानक ये जो द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई है, जो उथल पुथल शुरू हो गया, इस वजह से दुबई में भी कारोबार ठप हो गया। तो जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया हुआ था, उस पार्टनर ने दुबई के कोर्ट में इनके खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया। तो आप जानते हैं साथियों कि जब अन्य मुल्कों में जब कोई भी कानूनी प्रक्रिया फंसती है तो वहां की सरकार पहला काम करती है कि उस व्यक्ति का पासपोर्ट जब्त कर लेती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति अगर देश छोड़ना भी चाहेगा तो देश नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, खुशखबरी यह है कि टर्की की एक हेल्थ की कंपनी है जो हमारे भारत के आयुर्क्योर हेल्थ के साथ टाई अप कर चुकी है और उम्मीद है कि फरवरी के लास्ट तक वह कंपनी आयुर्क्योर के खाते में पैसा ट्रांसफर करेगी। उसके पैसे का जो पार्ट है दुबई के पार्टनर के पास जो पैसे फंसे हुए थे, वह वो पैसा दे करके सीएमडी जो है अपना कानूनी हिसाब किताब बराबर कर लेंगे, पासपोर्ट ले लेंगे, तो यकीनन फिर वह भारत के अंदर आ जाएंगे। तो साथियों यह सारी बातें थी। हमने लगा कि बहुत दिन से लोग फ़ोन कर रहे हैं, काफ़ी बेचैनी है लोगों के अंदर, जो है कि तमाम जो वीडियो लोग जारी कर रहे हैं उसको देखने के बाद लोगों के अंदर बेचैनी का माहौल बन जा रहा है। और कुछ हमारे सम्मानित साथी लगातार जो है कानूनी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात है, अपनाना चाहिए, क्योंकि भाई मेरा भी यही प्रयास है कि लोगों के पैसे मिल जाए। लेकिन साथ में साथियों एक चीज़ और ध्यान रखें, जब कंपनी सुरक्षित रहेगी, कंपनी का सीएमडी सुरक्षित रहेगा, कंपनी का सीएमडी जिंदा रहेगा, तभी आपके पैसे मिल सकते हैं। हम बार बार एक बात कहते हैं, आज फिर से एक बार दोहराना चाहते हैं, खुदा न खास्ता अगर कंपनी के सम्मानित सीएमडी डॉक्टर फैजान जी के साथ अगर कोई अनहोनी घटना घट जाती है और वह अगर नहीं रहते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग दिल पे हाथ रख के सोचिए कि फिर आप किससे पैसा लेंगे, कहाँ मांगने जाएंगे आप पैसा। तो ऐसा कोई दुर्व्यवहार न करें, ऐसा कोई कदम न उठावें कि एक व्यक्ति की वजह से भारत के तमाम आईडी धारकों को जो है कि इसका भुगतान भोगना पड़े। और अभी जैसा कि हमने एक पिछला वीडियो जारी किया था, साफ साफ उस वीडियो में हमने बताया था कि भारत सरकार यह कहती है कि जिस व्यक्ति को आज आप चोर बताने का प्रयास कर रहे हैं, उसी व्यक्ति से पिछले 4 साल से आप लगातार पैसा ले रहे थे, तो भारत सरकार के नज़र में वह बड़ा चोर हो गया और आप छोटे चोर हो गए, यानी चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। तो भारत सरकार अगर कार्रवाई करती है तो भारत सरकार दोनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। इस बात का भी हमारे साथियों को, हमारे मित्रों को इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि मछली फंसाने के चक्कर में खुद कांटा बन जाए। और सर कानूनी प्रक्रिया हम बता दें कि बहुत खतरनाक चीज़ होती है। एक बार फंसने के बाद लोगों को समझ में आता है कि नहीं हमने एक गलती कर दी। तो आई होप आप मेरी बातों से वाकिफ़ हो गए होंगे। अपडेट अब जो आपको मिल चुका होगा, इस वीडियो के देखने के बाद जो लोगों के मन में उथल पुथल मचा हुआ था, काफ़ी शांति का भाव बनेगा। फिर से हम लोग इसी तरह से आपके सामने हम वीडियो के मार्फत आते रहेंगे। आज की कड़ी में फिलहाल आज इतना ही, हम अपने बातों को विराम देते हैं इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी।
और आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। फिर भी जिन साथियों को मेरी बातें न समझ में आई हो वह हमारे मोबाइल नंबर पे 94 15 68 48 85 व दूसरा जो नंबर है 89 32 93 93 26, दोनों नंबरों पे फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने शक और समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, सब्बा खैर, जय हिंद।